हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो यार जे एडवांस्ड पीवाईक्यू सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक के ऊपर फ्रॉम ईयर 2012 से लेकर 2020 वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो यार हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो अगर हम लोग बात करें सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन की तो जे एडवांस 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है जे एडवांस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें कोलिजन एज वेल एज काइनेमेटिक्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, काइनेमेटिक्स का खास करके की। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इनसाइड अ हैवी हॉलो एंड स्ट्रेट ट्यूब along the tube axis undergoes elastic collision at two ends। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक स्मॉल पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया स्मॉल v से, और वो इस तरह से इस ट्यूब के अंदर एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से मूव करता है और जहां भी ये टकराता है वहां इलास्टिकली टकराता है, इलास्टिक कोलिजन करता है। तो यहाँ से ये गया, इस यहाँ से ये टकरा के इलास्टिक कोलिजन करके वापस आया, इधर से ये इस वॉल से भी इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। तो ये दोनों इधर दोनों जगह पे इलास्टिक कोलिजन करता है। द ट्यूब हैज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन खत्म हो गया, ओके, एंड इट इज क्लोज्ड एट वन एंड बाय अ फ्लैट सरफेस while the other end is fitted with a heavy movable flat piston। तो एक एंड तो क्लोज है, दिस एंड इज क्लोज्ड वॉल है, और दूसरा एंड जो है दिस एंड दैट ये एंड में यहाँ पर एक ये दिस इज बेसिकली हैवी पिस्टन, हैवी यहाँ पर वर्ड किया गया है, हैवी फ्लैट पिस्टन। ठीक है, अच्छा है। अभी आगे बोला गया है एज शोन इन द फिगर व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन फ्रॉम क्लोज्ड एंड इज L इक्वल्स टू L नॉट। यहाँ से L की वैल्यू अगर L नॉट है, द पार्टिकल स्पीड इज V इक्वल्स टू स्मॉल v इक्वल्स टू V नॉट। ओके, ये कंडीशन दी हुई है। द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड एट अ वेरी लो स्पीड V, कैपिटल V, बहुत स्लोली, इसको बहुत स्लोली लेके आ रहे हैं, बहुत स्लोली, सच दैट V इज लेस देन dl बाई L इंटू V नॉट। इसका मतलब समझे क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, V कैपिटल V इज लेस देन dl बाई L इंटू V नॉट। इसका मतलब समझो, अगर इसका मतलब समझ गए ना तो तुमको फील आ जाएगी क्वेश्चन की कि बेसिकली ये जो पिस्टन है वो कितना स्लो है, कितना ज़्यादा स्लो है वो समझ में आ जाएगा। तो देखो ये जो v हम लोग लिखे पिस्टन की वेलोसिटी को हम लोग कैपिटल से हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे और जो पार्टिकल की वेलोसिटी को स्मॉल v इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, पिस्टन की कैपिटल v से इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। चलो इसका मतलब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करें, v बाई डी एल मैं लिख लेता हूँ, v बाई डी एल इज लेस देन v नॉट बाई एल, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से हम लोग लिखे हुए हैं, डीएल को मैं इधर ले आया। अच्छा, इसको मैं अगर रेसिप्रोकल ले लूं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डीएल बाई कैपिटल वी इज ग्रेटर देन, बहुत ग्रेटर देन एल बाई वी नॉट। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल में ये साइन ये हमारा चेंज हो जाएगा। अब यहां से फील आएगी कि क्या हो रहा है, व्हाट इज एल बाई वी नॉट। देखो कहां गया, हाँ, व्हाट इज एल बाई वी नॉट हियर। मैं सब कुछ एक बार रिप्रेजेंट कर यहां से हटा दे रहा हूं, सब कुछ यहां से हटा रहा हूं। व्हाट इज एल बाई वी नॉट, तो यहां से देखो ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल को यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है L, और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है इसी इंस्टेंट पे V नॉट। तो L बाई वी नॉट मतलब क्या, पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक चलने में जो टाइम लगा दैट इज L बाई वी नॉट। ठीक है, वो जो टाइम है वो बहुत लेस है कंपेयर टू व्हाट, DL बाई V। व्हाट इज DL बाई V, देखो L को चेंज करने वाला कौन, L को चेंज करने वाला पिस्टन। तो पिस्टन L को चेंज करेगा और कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो L को चेंज किया इसने इधर मूव करके, पिस्टन इधर मूव किया तो L चेंज हुआ, L DL से मान लो चेंज हुआ। तो DL बाई कैपिटल V, व्हाट इज दिस, दिस इज द टाइम टेकन बाय द पिस्टन टू मूव DL डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, ये टाइम टेकन इतना लेगा। तो जो पिस्टन को DL लेंथ मूव करने में जो टाइम लग रहा है ना, दैट इज मच ग्रेटर देन ये जो पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। इसका मतलब समझे, जब पिस्टन डीएल तो थोड़ा सा मूव करेगा, जब तक ये पार्टिकल जो है वो खट इस तरह से इतनी स्पीड से ये मूव करेगा, खट। तो ये चीज यहां पर समझ में आनी चाहिए कि ये बहुत स्पीड से, जो पार्टिकल है वो बहुत स्पीड से इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, बहुत स्पीड से मूवमेंट कर रहा है। तो यहां से यहां से ये स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। इससे क्वेश्चन में फील आ जाएगी कि हम लोग यहां पर किस तरह का अप्रोक्सीमेशन ले लें फिर बाद में। ठीक है, नहीं तो बाद में बिल्कुल फील नहीं आती कि कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे।
ठीक है, वेयर डीएल इज इन्फिनिटेसिमली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, एक एक करके देखते हैं। द रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन इज v बाई एल। ओके, अब देखो पार्टिकल की किसी भी टाइम पे वेलोसिटी इज व्हाट, स्मॉल v, हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें इस तरह से, ठीक है, हमेशा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, l, ठीक है। तो पार्टिकल किस रेट से इससे टकराएगा, तो पार्टिकल एक बार मान लो यहां से टकराया, फिर वापस कितने टाइम में टकराएगा, वापस टकराने के लिए इसको एक बार यहां जाना पड़ेगा, फिर वापस यहां से यहां तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने 12 डिस्टेंस ट्रेवल किया, 12 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v, है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v। अब बोलोगे सर इसकी तो टकरा के इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना, ये बोलोगे टकरा के इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो गया, आपने तो वेलोसिटी कांस्टेंट मान रखी है, v मान रखी है। मैं बोल रहा हूं ये इतना स्पीड से, ये इसकी जो टकराने की रेट बहुत बहुत हाई है, जब तक कि ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये जब टकरा के एक बार जब वापस आ गया ना, उस समय तक इसकी वेलोसिटी को हम लोग उस टाइम के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। जब तक ये यहां से टकरा के जब तक ये वापस आया, तब तक कि हम लोग एक बार टकरा के वापस आए, तब तक इसकी वेलोसिटी को हम लोग कांस्टेंट ही ले सकते हैं, ओके। तो यहां पर देखो, यहां से ये जब एक बार टकराया, ठीक है, एक बार ये टकरा गया, तो टकरा के यहां से गया, यहां से ये वापस से इसके पास अगर v वेलोसिटी थी, तो टकरा के इसके पास जब गया, तो ये इसके पास भी v, अभी भी टकराने के वापस आने के बाद जो स्पीड है, स्पीड तो v रहने वाली है, तो टकरा के ये वापस यहां पे आता है, तो यहां से यहां तक गया, और ये यहां से यहां तक वापस आया, तो उसकी जो स्पीड है वो v ही रहेगी उस केस में, ठीक है। तो वो v उस टाइम में वो चेंज नहीं होगी। तो ये जो है, इसको जो टोटल टाइम लगा बिटवीन एक बार कोलिजन हुआ, फिर वापस से कोलाइड करने के लिए इसको जो टाइम लगा, दैट इज v बाई एल, सॉरी, इसको जो टाइम लगा दैट इज 2l बाई v, 12 डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ा, और उसकी जो स्पीड थी दैट इज v। तो ये इतना टाइम इसको लगा, टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स, ठीक है। टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स अगर ये है, तो कॉलिजन किस रेट से हो रहा है, किस रेट से कॉलिजन हो रहा है, दैट इज v बाई 12। उल्टा कर दो, 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज फ्रीक्वेंसी बताएगा, या फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें यहाँ पे रेट यहाँ पर निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमें पता चल गया, टाइम पीरियड बिटवीन टू कॉलिजन इज 12 बाई v, तो हम लोग रेट बोल सकते हैं दैट इज v बाई 12। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये करेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है v बाई एल, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है क्या, v बाई एल, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हमने कितना निकाला, v बाई 12। तो हमारा जो रेट निकला, रेट ऑफ कॉलिजन दैट इज v बाई 12, ये हमने निकाला, ठीक है। रेट ऑफ कॉलिजन है, रेट ऑफ कॉलिजन, ओके। बी पार्ट में बोला गया है, आफ्टर ईच कॉलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाई 2v, ठीक है। हर एक कॉलिजन के बाद पार्टिकल की जो स्पीड है वो 2v से इंक्रीज कर जाती है। तो एक बार में हम लोग यहां पर ले लेते हैं, तो हम लोग ऐसा समझते हैं, देखो ये जो इस तरह का कंडीशन है मेरे पास में, पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, सपोज ये मेरे पास में यहाँ पे पिस्टन है, इस तरह से पिस्टन है, और पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें, पार्टिकल की मास m है, और ये पिस्टन बहुत हैवी है, दिस पिस्टन इज हैवी, और ये पार्टिकल इस तरह से यहाँ पर है। अब हर एक कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ऐसा बोल रहा है, दैट इज 2v से इसकी वेलोसिटी चेंज कर जा रही है, ऐसा पूछ रहा है। तो वो चीज हम लोग देख सकते हैं, किसकी वेलोसिटी चेंज करी है, पार्टिकल की। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर E की इक्वेशन लगाए, अगर हम लोग बोले कि यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इफ दिस इज इलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि E इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि टकराने से जस्ट पहले जो m मास की जो वेलोसिटी है, m मास की वेलोसिटी ये इस डायरेक्शन में है, दैट इज v, ठीक है। और टकराने के जस्ट बाद m मास की जो वेलोसिटी होगी वो इधर इस डायरेक्शन में सपोज v डैश हो जाएगी। कितनी चेंज होगी वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। टकराने से जस्ट पहले v थी, और टकराने के जस्ट बाद v डैश है, ठीक है। और ये हैवी मास की इनिशियली इस तरफ वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियली इस तरफ वेलोसिटी थी इसकी कैपिटल V, और क्योंकि ये हैवी है, इसकी वेलोसिटी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगी, इसलिए हम लोग इसको मान सकते हैं कि फाइनल V इसकी वेलोसिटी V ही होगी।
तो ई की अगर हम इक्वेशन लिखे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, देखो v डैश से ये सेपरेट हो रहा है, तो v डैश तो यहाँ लिख सकते हैं v डैश से ये सेपरेट हो रहा है v डैश, और इस v से इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो रहा है, तो माइनस कैपिटल V लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस v से इन दोनों का सेपरेशन फाइनली बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव में आएगा, और इस v से इसका सेपरेशन घट रहा है, दैट इज माइनस v के टर्म्स में आएगा। तो ये ई की इक्वेशन लिखने तुमको आती होगी। अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस इनिशियली ये v से इसको अप्रोच कर रहा था, ठीक है, और ये भी हैवी मास भी इसको स्मॉल मास को अप्रोच कर रहा था, कौन से वेलोसिटी से, कैपिटल V से। तो दिस इज बेसिकली माई ई की वैल्यू, दैट इज 1। ई की वैल्यू अगर मेरे पास 1 है तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि v डैश माइनस v दैट इज इक्वल टू v प्लस कैपिटल V। तो यहाँ से हमें बेसिकली v डैश निकालना था, v डैश इज बेसिकली v प्लस 2v। तो यहाँ से देखो ये जो हमने ऐसा करके बोला दैट मीन्स ये स्मॉल मास की वेलोसिटी है। तो स्मॉल मास की जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो उसके इनिशियल वेलोसिटी से टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटी से 2v से बढ़ गई, 2v से वो बढ़ गई, 2 इंटू कैपिटल V से बढ़ गई वेलोसिटी। v यहाँ पर ये v क्या है, हैवी मास की वेलोसिटी है। तो ये ऑप्शन जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा, दैट इज आफ्टर ईच कोलिजन ऑफ विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v। तो ये हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, b इज ऑल्सो करेक्ट। इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसा सोच सकते थे, दूसरा तरीका इसको हम लोग ऐसा सोच सकते थे कि हम लोग इसको अगर हम लोग इसमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो हमने ई की इक्वेशन लिखी ना उसको हम लोग रिलेटिव मोशन से भी सोच सकते थे। मैं यहाँ पे क्योंकि आराम से सारा चीज़ एक बार डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं ऐसा बता रहा हूँ एग्जाम में तुम लोग किस तरह से फास्ट कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को, ओके। तो हम लोग सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज इसको एक्सप्लोर करते हुए चल रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन से इस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखो ये मेरे पास पिस्टन है, ओके, ये वाला पिस्टन है, ये वाला पिस्टन है और ये मास है, ठीक है। तो पिस्टन यहाँ पे बहुत हैवी पिस्टन है यहाँ पे, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पिस्टन के रिलेटिव अगर हम लोग मोशन का एनालिसिस करें तो यहाँ पर क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होने वाला है, तो पिस्टन के रिलेटिव अगर हम लोग बात करें तो पिस्टन के रिलेटिव ये जो एम मास है, एम मास कितनी वेलोसिटी से आ रही है, इधर ये स्मॉल v से आ रही है, और पिस्टन की वेलोसिटी इधर कितनी है, पिस्टन की वेलोसिटी है कैपिटल V। तो पिस्टन के रिलेटिव एम मास की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, एम मास की स्पीड कितनी है पिस्टन के रिलेटिव इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v प्लस कैपिटल V पिस्टन के रेस्पेक्ट में, इस पिस्टन के रेस्पेक्ट में जो कि खुद ही इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो पिस्टन के रेस्पेक्ट में इस मास की वेलोसिटी कितनी है, ये इतनी है, ठीक है। अब कोलिजन होने के बाद भी ये वेलोसिटी उसकी उतनी ही रहेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, ठीक है। कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन से जस्ट बाद विथ रेस्पेक्ट टू पिस्टन इसकी जो स्पीड होगी वो इतनी ही होगी, कोलिजन के जस्ट बाद और कोलिजन के जस्ट पहले, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। और हम लोग क्या देख रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू पिस्टन हम लोग बात करें, विथ रेस्पेक्ट टू पिस्टन जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इतनी ही होगी, ठीक है। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू पिस्टन अगर इतनी वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो ये तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m है विथ रेस्पेक्ट टू पिस्टन, तो विथ रेस्पेक्ट टू पिस्टन है, ग्राउंड फ्रेम में हम लोगों को पिस्टन की वेलोसिटी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये जो मास m मास की जो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v डैश। तो देखो यहां से हमने वही चीज निकाल दिया, v प्लस 2v दैट इज इक्वल टू v डैश। तो यहां से भी हम लोगों को वही चीज मिल रहा है जो यहां हमने ई की इक्वेशन निकाल के। तो ये जो चीज है ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा बनाया, अदरवाइज ये तो पिस्टन के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी का एनालिसिस करते तो इलास्टिक कोलिजन के केस में तो बहुत ही इजीली ये चीज बता सकते थे, ओके। सो ये इस तरह से हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है दैट इज 2v, ये हम लोग डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। If the piston move inward by dl, the particle speed increases by 2v into dl by l. ओके, तो ये चीज हम लोग देखते हैं। तो यहां पर हम लोग यहीं पर लिखने की कोशिश करते हैं इसको। देखो यहां पर क्या बोला है, इफ द पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाय dl, ये जो पिस्टन है ये अगर यहां अंदर dl मूव कर जाता है, पिस्टन अगर dl मूव कर जाता है, ठीक है, तो पिस्टन अगर dl मूव करता है तो पार्टिकल की स्पीड कितने से इंक्रीज होगी, ओके। तो पिस्टन अगर डीएल मूव करता है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि पिस्टन डीएल मूव करता है सपोज डीटी टाइम में, ठीक है, पिस्टन डीएल मूव करता है डीटी टाइम में, तो
हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि dl मूव किया उसने dt टाइम में, तो dl बाई कैपिटल V इज बेसिकली माई dt। ठीक है, पिस्टन अगर dl मूव किया dt टाइम में तो dl बाई कैपिटल V इज इक्वल टू dt। ओके, अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि dt टाइम में ये जो पार्टिकल है उसने कितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स किए। dt टाइम में ये जो पार्टिकल है इसने पिस्टन के साथ कितने कॉलिजन्स किए, तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखो, पिस्टन जो है वो किस रेट से स्ट्राइक कर रहा है, हम लोगों ने निकाला था ए पार्ट में, v/12 रेट से स्ट्राइक कर रहा है, पिस्टन ही पार्टिकल जो है वो पिस्टन को v/12 रेट से स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, v/12 रेट से पार्टिकल पिस्टन को स्ट्राइक कर रहा है। और इसमें अगर हम लोग बोले ये नंबर ऑफ, ये बेसिकली क्या है, किस रेट से, मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन्स विथ पिस्टन, नंबर ऑफ कॉलिजन विथ पिस्टन। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलिजन विथ पिस्टन पर यूनिट टाइम, v/12 इज नंबर ऑफ कॉलिजन विथ पिस्टन पर यूनिट टाइम। और इसको हम लोगों ने अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर ऑफ कॉलिजन हमको देगा, ये नंबर ऑफ कॉलिजन हमको देगा dt टाइम में। ठीक है, dt टाइम में इतने नंबर ऑफ कॉलिजन्स आए, और dt टाइम में इतने नंबर ऑफ कॉलिजन आए तो उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आई, हर एक कॉलिजन में 2v वेलोसिटी बढ़ जाती है, 2 इंटू कैपिटल V वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये स्मॉल v है ना, दिस इज स्मॉल v पार्टिकल वेलोसिटी, ये यहां पर स्मॉल v है, तो v/12 इंटू dt इंटू 2v। ठीक है, v/12 हमारा क्या है, नंबर ऑफ, फिर से मैं बता रहा हूं, v/12 इज नंबर ऑफ कॉलिजन विथ पिस्टन पर यूनिट टाइम। उसको हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमको नंबर ऑफ कॉलिजन्स मिला, नंबर ऑफ कॉलिजन्स dt टाइम में मिला, और उसको हमने 2v से मल्टीप्लाई कर दिया तो हर एक कॉलिजन में वो 2v वेलोसिटी उसकी बढ़ती है। तो इतने कॉलिजन्स में इतने, ये नंबर ऑफ कॉलिजन है, नंबर ऑफ कॉलिजन में 2v मल्टीप्लाई कर दिया, इतनी इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और इसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं दिस इज माई dv, d इंटू पार्टिकल की वेलोसिटी का चेंज, d इंटू v पार्टिकल का वेलोसिटी का चेंज, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। देखो, ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये हमने क्या लिख दिया, ये दोनों इक्वेशन अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब मैं dt को अगर यहां से रिप्लेस करूं, तो dt को मैं dl/v लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां से रिप्लेस करता हूं, v/12 इंटू dt को मैं लिखूंगा dl कैपिटल V इंटू 2v, एंड दैट इज इक्वल टू d इंटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके, सो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये कैपिटल V से ये कैपिटल V कट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और v/l dl दैट इज बेसिकली माई dv। तो ये बेसिकली हमें सी ऑप्शन को करेक्ट होता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है, v/l इंटू dl, अच्छा सी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा है क्या, v/l इंटू dl इक्वल्स टू dv। तो dl की बेसिकली वैल्यू पूछा है ना, इसमें dl की बेसिकली वैल्यू पूछा है, तो dl कितना आ रहा है मेरे पास में, dl की वैल्यू मेरे पास में आ रही है, चेक कर लेते हैं एक बार, dl की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर क्या पूछा है, पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाय dl, द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये dv, हाँ यही है, ये तो पूछा गया v/l इंटू dl होगा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है 2v/l dl ऐसा बोला है, तो सी ऑप्शन फिर गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। यहाँ 2 का फैक्टर अलग आ रहा है ना, यहाँ पर हमने निकाला जो v/l dl निकाला, और यहाँ पे 2v इंटू dl/l बोला गया है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, अब हम लोग चलते हैं डी पार्ट में, द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड फ्रॉम L0 से L0/2। ठीक है, जब पिस्टन L0 से L0/2 मूव कर जाए तो क्या कंडीशन होगी, तो पहले हम लोग इस कंडीशन को लेते हुए चलते हैं जो हमने निकाला यहाँ पे, v/l dl दैट इज इक्वल टू dv। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं v/l dl दैट इज इक्वल टू dv। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पिस्टन है, यहाँ पर देखो पिस्टन है, ये बेसिकली ये वाला पिस्टन है, ये अगर ये लेंथ इज l, ठीक है, दिस लेंथ इज l, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है किसी टाइम पे ये v है। ठीक है, पिस्टन की वेलोसिटी तो हटा दो अभी। अच्छा, इसमें हम लोगों ने देखा कि ये अगर d इधर सपोज dl मूव करता है, dl, ठीक है, तो dl मूव करने पे ये पिस्टन dl मूव करता है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पिस्टन अगर dl मूव करता है तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो dv से चेंज होती है। अब देखो dl मूव करने पे, तो dl बेसिकली क्या कर रहा है, ये लेंथ को घटा रहा है, ये जो l कैपिटल L को घटा रहा है, इन दोनों के बीच का जो लेंथ हमने कंसीडर किया है वो उसको घटा रहा है। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि डीएल क्या है, डीएल को अगर हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करें तो डीएल बेसिकली लेंथ को चेंज मतलब कम कर रहा है, डीएल एल को कम कर रहा है, डीएल एल को कम कर रहा है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। डीएल एल को कम कर रहा है, देखो डीएल एल को जैसे जैसे कम करता जाएगा, डीएल में जो चेंज है वो कम होता जाएगा, वो नहीं डीएल जो है वो एल को कम करता जाएगा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वो कॉलिजन ऐसा ऐसा करते जाएगा, जितने कॉलिजन्स होंगे उसमें 2v से उसकी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर हम लोग उसका इक्वेशन इस तरह से देख सकते हैं कि डीएल आगे बढ़ने पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी में जो चेंज है वो इतना आएगा। ठीक है, तो इसमें एक नेगेटिव साइन हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव साइन हम लोग यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जब वो particles kinetic energy is increases by a factor when the piston is moved inward from L0 to L0/2। जब ये पिस्टन जो है L0 से किसी टाइम्स L0 से इस कंडीशन में L0 से मूव करके ये पिस्टन यहाँ पर L0/2 में पहुँच जाता है। ठीक है, L0/2 में इस तरह से पहुँच जाता है, तो हमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पे कमेंट करना है। तो बेसिकली पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लो, इस रिलेशन से निकाल सकते हैं हम लोग। तो dv/v दैट इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ dl/l। ऊपर वाले इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया, और अगर मैं लिमिट डालना चाहूँ तो लिमिट बेसिकली हम लोग ऐसा डाल सकते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर जब लेंथ वाज L0 पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी वाज v0। ठीक है, जब लेंथ इज L0/2 हो जाएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी v हो जाएगी, तो उस तरह से हम लोग पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं दिस इज बेसिकली ln v, इसको इंटीग्रेट करें तो ln v/v0, ln v माइनस ln v0 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ln, और इसकी वैल्यू L0/2 डिवाइडेड बाई L0, तो 1/2 ये इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि v/v0 दैट इज इक्वल टू 2, तो v इक्वल्स टू 2v0। मतलब जब पार्टिकल ये जो पिस्टन है वो L0/2 अंदर चला गया, ठीक है, L0 से L0/2 अंदर चला गया, तो जो इसकी वेलोसिटी थी पार्टिकल की वो 2 टाइम्स ऑफ v0 हो गई, जो इसकी L0 में जो वेलोसिटी थी उसकी दुगनी हो गई। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड। तो अगर वेलोसिटी दुगनी हो गई तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो गई, v स्क्वायर का टर्म आता है, तो d इज करेक्ट। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं d इज करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि b एंड D आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी गलत है, A और C यहाँ पे गलत है, B एंड D आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको ध्यान से अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा एक बार देख लो। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2018 में, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें बोला गया है अ सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑयल। तो एक इस तरह से सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस है मेरे पास में, इस तरह से मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस बना देता हूँ, और इसमें क्या किया गया, थिन लेयर ऑफ ऑयल इस तरह से रखा गया है। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल्स टू 0.4 kg इज एट रेस्ट ऑन दिस सरफेस। तो यहाँ पे बड़े आराम से 0.4 kg का एक ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इसमें रेस्ट कर रहा है। एन इम्पल्स ऑफ 1 न्यूटन सेकेंड इज अप्लाइड टू द ब्लॉक एट टाइम t इक्वल्स टू 0। तो इसमें एक इम्पल्स अप्लाई किया गया j दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इतना इम्पल्स अप्लाई किया गया इस ब्लॉक में t इक्वल्स टू 0 पे, एट t इक्वल्स टू 0। ओके, सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग x एक्सिस। तो इस तरह से इम्पल्स प्रोवाइड किया गया, तो इस तरह से ये x एक्सिस की तरफ स्टार्ट किया मूव करना। एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज गिवन बाय वेलोसिटी एट एनी टाइम t दैट इज इक्वल टू v0 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस t बाई टाउ, वेयर टाउ इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर 4 सेकेंड से ही रिप्लेस कर देते हैं। तो ये वेलोसिटी का फंक्शन हमें उसके बाद मिल गया, जब इसको इम्पल्स लगने के बाद ये इतनी वेलोसिटी से मूव करने लगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल्स टू टाउ, दैट मीन्स t इक्वल्स टू एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है हमें ब्लॉक का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इम्पल्स यहाँ पर जैसे ही लगा t इक्वल्स टू 0 में, तो t इक्वल्स टू 0 में इसकी मोमेंटम चेंज हुई, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो वो वेलोसिटी क्या हुई, तो t इक्वल्स टू 0 में इसको देखो जो फंक्शन है, यहाँ से अगर हम लोग वेलोसिटी निकालते तो v एट t इक्वल्स टू 0, t को मैंने 0 पुट किया, तो दैट इज बेसिकली v0 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस 0 दैट इज 1। तो t इक्वल्स टू 0 पे इतनी वेलोसिटी है v0, तो क्या मैं v0 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। अगर इतनी वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 0 में, तो इस ब्लॉक की मोमेंटम कितनी होगी, 0.4 इंटू v0, इतनी मोमेंटम। और इनिशियली इसकी जो मोमेंटम थी t इक्वल्स टू 0 जस्ट पहले वो 0 थी।
ठीक है, वो रेस्ट पे था और इतनी मोमेंटम में चेंज आई, इतनी मोमेंटम में चेंज आई, ये किसकी वजह से आई? इम्पल्स की वजह से। और इम्पल्स हमें कितना दिया हुआ है? इम्पल्स दैट इज चेंज इन मोमेंटम दैट इज 1 न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं, वी नॉट की जो वैल्यू आ गई दैट इज 1/0.4 दैट इज इक्वल टू 10/4 दैट इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू हमें यहाँ से 2.5 मिल गई। तो वी नॉट की वैल्यू अगर 2.5 मिल गई तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल गया दैट इज 2.5 टाइम्स ऑफ e⁻⁻t/4। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? dx/dt। dx/dt हमें मिल गया है 2.5 e⁻⁻t/4। तो dt को हम लोग अगर उधर ले जाएं और बस इंटीग्रेट कर दें यहाँ से, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट थी उसको हम लोग 0 मानते हैं। तो टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इज सपोज x। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट x हमें निकालना है। तो dx को इंटीग्रेट किया, मैं इधर लिखता हूं इसको, dx को इंटीग्रेट किया तो हमें x मिल गया। अब यहाँ पे बचा मेरे पास में क्या? 2.5 e⁻⁻t/4 को अगर इंटीग्रेट किया तो ये बन जाएगा मेरे पास में e⁻⁻t/4 अपॉन -1/4। तो ये बेसिकली अपॉन -1/4 मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो बेसिकली ये 4 ऊपर जाएगा माइनस के साथ, तो ये बेसिकली मेरे पास में कितना बन जाएगा? अच्छा, इसके साथ इसकी लिमिट भी आएगी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक डाल रहे हैं? 0 से 4 तक, तो ये x आ गया। इसको 4 ऊपर गया तो ये बन जाएगा 2.5 इंटू 4 दैट इज 10। तो -10, अब लिमिट में पुट करता हूँ -10 इंटू e⁻⁻t/4 और लिमिट फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, तो -10 लिमिट पुट किया हमने यहाँ पे 4, तो बना e⁻⁻1। ठीक है, 4 लिमिट पुट किया तो e⁻⁻1 अब यहाँ पे e⁻⁻1 की वैल्यू दे रखी है, देखो 0.37, तो ये बन गया 0.37 -1। तो ये हमें पता है 0.37 -1 इज -6.3। तो -10 इंटू -6.3 एंड -0.63 और -10 इंटू -0.63, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये हमें बचेगा 6.3। तो 6.3 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 6.3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2018 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ k की जो वैल्यू है दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर। ओके, एंड द मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg। मास ऑफ द ब्लॉक 2 kg यहाँ दिया हुआ है। इग्नोर द मास ऑफ द स्प्रिंग, इनिशियली द स्प्रिंग इज इन अनस्ट्रेच्ड कंडीशन। तो यहाँ पर ये अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में इस तरह से स्प्रिंग इस तरह से अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में जब ये ब्लॉक ऑफ मास 2 kg यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। ओके, अनदर ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स इलास्टिकली विद द फर्स्ट ब्लॉक। तो यहाँ से ये 2 मीटर पर सेकेंड से आया, ये 1 kg वाला मास और 2 kg वाले को इलास्टिकली कोलाइड किया उसके साथ। द कोलिजन इज सच दैट 2 kg ब्लॉक डज नॉट हिट द वॉल। मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, इतना स्प्रिंग इतना चिपक नहीं गया कि वो जाके हिट कर गया वॉल को। ठीक है, 2 kg वॉल को हिट नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ हमें मेंटेन रखनी है। ठीक है, द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। अब ये दोनों ब्लॉक के बीच की दूरी हमें बतानी है। जब देखो ये क्या होगा, ये 2 मीटर पर सेकेंड से ये 1 kg वाला ब्लॉक आया, इसके साथ इलास्टिकली इसको हिट किया। अब हिट करेगा तो क्या होगा? हिट करने के बाद क्या होगा? हिट करने के बाद ये जो 1 kg वाला है ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया, इसको हिट किया तो ये इस डायरेक्शन में मूव किया। हिट करने के बाद अब ये इस डायरेक्शन में मूव किया तो ये पहले पूरे की पूरी तरह से स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करके जब ये वापस आएगा, ये इस तरफ गया, कंप्रेस किया स्प्रिंग को, कंप्रेस करके जब तक ये वापस आया, उस टाइम में ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है ये कुछ दूर भाग गया होगा। हमें वही बताना है कि वो कितना दूर भागा, यही चीज इसमें पूछा गया है। द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द 2 ब्लॉक्स when the spring returns to the unstretched position for the first time after the collision। unstretched position में जब तक रिटर्न किया, मतलब इसकी जो पोजीशन है, ये तो यहाँ से इसको चिपका के जो स्प्रिंग को चिपकाया अंदर की तरफ और वापस आके उसी पोजीशन में रहा। लेकिन ये जो 1 kg वाला जो मास है ये कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन में भागना शुरू हुआ। कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन में भागना शुरू हुआ तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस फ्लोर है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कुछ दूर तक भागा। और वो कितने देर तक भागा?
जब तक ये 2 kg वाला ब्लॉक इधर से स्प्रिंग को पूरी तरह से कंप्रेस करके वापस नहीं आया तब तक भागा। तो जिस वेलोसिटी से भागा उसको मैं अगर इतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से वापस आने का टाइम, ये टोटल टाइम से इस टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो मुझे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देगा जब ये वापस से अनस्ट्रेच पोजीशन पे पहुंचेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकाल देते हैं, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि ये जब दोनों टकराए, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हुई। टकराने के बाद बेसिकली मुझे जो मतलब है वो 1 kg वाले ब्लॉक की स्पीड से मतलब है। ठीक है, जब ये टकराए तो 1 kg वाली ब्लॉक की स्पीड क्या हुई, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग मोमेंटम इसमें कंजर्व करेंगे। हम इसको और इसको अगर अपना सिस्टम कंसिडर करें तो मोमेंटम अगर कंजर्व करें और हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इनिशियली इस 1 kg की स्पीड जो थी इधर 2 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनली 1 kg टकराने के जस्ट बाद इधर v1 स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और टकराने के जस्ट बाद 2 kg इस तरफ v2 स्पीड से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास में। तो इसमें अगर हम लोग मोमेंटम कंजर्व करें तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं कि इनिशियली जो मोमेंटम थी तो 2 मीटर पर सेकेंड से 1 kg मूव कर रहा था। 2 × 1, इसको ऐसा लिख दो, 1 kg ब्लॉक के पास 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी प्लस 2 kg ब्लॉक के पास 0 वेलोसिटी थी, दैट इज इक्वल टू फाइनल में कितना हुआ है, फाइनल में 2 kg के पास v2 वेलोसिटी है और 1 kg के पास नेगेटिव डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी है, तो v1 × 1 तो v1 हो गया। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन है। अभी तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो स्प्रिंग है, एक्सटर्नल फोर्स है, फिर मोमेंटम कंजर्व कैसे किया। तो देखो स्प्रिंग जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स हमें पता है कि दैट इज नॉन इंपल्सिव फोर्स। तो नॉन इंपल्सिव फोर्स है तो हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से जो मोमेंटम में चेंज आता है दैट इज इनसिग्निफिकेंट। तो इसलिए हम लोग नॉन इंपल्सिव फोर्स को कॉलिजन के केस में हम लोग कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, तो स्प्रिंग के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी इसका बिफोर एंड फाइनल जो रहेगा वो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जो भी ये हमारा सिस्टम है 1 kg और 2 kg का जो सिस्टम है उसमें। और क्योंकि नॉन इंपल्सिव फोर्स ही लग रहा है ना स्प्रिंग फोर्स, तो उससे हमें मतलब नहीं है नॉन इंपल्सिव फोर्स से। तो इस तरह से हमने इसका मोमेंटम कंजर्व किया। अब मोमेंटम कंजर्व किया तो ये 2 बराबर हो गया मेरे पास में 2v2 - v1। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन से मिला हमें। इसके अलावा एक चीज़ बोला है कि इलास्टिक कोलिजन हुआ है। तो इलास्टिक कोलिजन तो ई की जो वैल्यू है दैट इज़ 1 और ई की हमें पता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन की वेलोसिटी देखो, फाइनली ये v1 से सेपरेट हो रहा है, ये v2 से सेपरेट हो रहा है। इफेक्टिवली लोग v1 + v2 से सेपरेट हो रहे हैं। और अप्रोच की वेलोसिटी क्या है, इनिशियली ये 2 मीटर पर सेकेंड से, देखो इनिशियली ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से इसको अप्रोच करा था और इसके पास तो 2 kg के पास 0 वेलोसिटी थी, तो अप्रोच वेलोसिटी वाज 2। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि v1 + v2 दैट इज इक्वल टू 2। अभी हमें निकालना कौन सा है, हमें इंटरेस्ट है v1 निकालने से। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि v2 = 2 - v1 और ये वैल्यू हम लोग उठा के इसमें डाल देते हैं। ये वैल्यू इसमें डाला तो 2 दैट इज इक्वल टू 2 v2 को मैं लिखूंगा 2 - v1 - v1 और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 = 4 - 2v1 - v1 दैट इज 3v1 और यहाँ से 3v1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 2 और v1 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ओके, सो v1 की वैल्यू मेरे पास में 2/3 आ गई। अच्छा, जैसे ही कॉलिजन हुआ और इस कॉलिजन के जस्ट बाद, मतलब इस तरह का सिचुएशन होगा, कॉलिजन हुआ, यहाँ पे स्प्रिंग इस तरह से थी, ठीक है, कॉलिजन के जस्ट बाद ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है वो इधर 2/3 वेलोसिटी से मूव करने लग गया। ठीक है, 2/3 वेलोसिटी से ये मूव करने लग गया और ये जो 2 kg का ब्लॉक है ये पहले क्या किया, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल दो या मीन पोजीशन बोल दो या फिर अनस्ट्रेच पोजीशन बोल दो, ये इधर से सबसे पहले अपने एक्सट्रीम पोजीशन में गया होगा, पूरी तरह से वो अंदर घुसा होगा, दबा होगा, स्प्रिंग पूरी तरह से दबा होगा। तो यहाँ से ये यहाँ गया, पूरी तरह से दबा के इस पर जब ये वापस आया यहाँ तक, तो फिर से वो वापस उसी अनस्ट्रेच पोजीशन पे वापस आया। तो उतने टाइम पे 1 kg वाला ब्लॉक कितना आगे मूव कर गया। ठीक है, तो उतने टाइम पे जो 1 kg वाला ब्लॉक मूव कर गया तो वही उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू द अनस्ट्रेच पोजीशन। ठीक है, अनस्ट्रेच पोजीशन में आया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 2 kg वाला ब्लॉक तो जहां से गया था वहीं पे आ गया, लेकिन 1 kg वाला ब्लॉक 2/3 मीटर पर सेकेंड से वो तो आगे भाग गया वहां से। तो कितने टाइम तक भागा, वही तो डिस्टेंस है ना। तो 2/3 इंटू वो टाइम। अब वो टाइम क्या है, तो कौन सा टाइम, जब स्प्रिंग
वहाँ अनस्ट्रेच पोजीशन से पूरी तरह से कंप्रेस होके वापस से उसी अनस्ट्रेच पोजीशन पे आया, तो वो जो टाइम है दैट इज बेसिकली, यहाँ से देखो दिस इज बेसिकली टी हाफ ऑफ दिस SHM। जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम 2 kg वाला जो ब्लॉक सिस्टम है उसका जो SHM है उसका टी हाफ हो गया। टी हाफ में वो एक बार दबेगा वापस आएगा। टोटल टाइम क्या होगा, एक एक्सट्रीम से गया वापस दूसरे एक्सट्रीम में आया फिर वापस उसी एक्सट्रीम में आएगा, दैट इज टोटल टाइम। अब लेकिन जो उसके अनस्ट्रेच पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में आया, एक्सट्रीम पोजीशन से वापस से अनस्ट्रेच पोजीशन में आया, दैट इज टाइम पीरियड का आधा। तो टाइम पीरियड का आधा मुझे निकालना है, तो टाइम पीरियड कितना है मेरे पास में, मैं यहाँ दूसरा पेन एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइम पीरियड हम लोग कैसे देते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम 2 पाई दैट्स टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर m/k, ठीक है। और m और k दोनों की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है, तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, m और k दोनों 1 1 है, 2 है, तो ये वो हट जाएगा, रूट ओवर 1 हट जाएगा। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई और t/2 की वैल्यू हमें पता है, t/2 की वैल्यू यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दैट इज बेसिकली पाई। तो पाई सेकेंड तक ये 1 kg वाला जो ब्लॉक है, 1 kg वाला जो ब्लॉक है वो पाई सेकेंड्स तक इधर से v वेलोसिटी से भागा, यहाँ इस पोजीशन से जब टकराने के जस्ट बाद पाई सेकेंड तक टकराने के बाद पाई सेकेंड तक 2/3 मीटर पर सेकेंड से भागा। तो वो कितना भागा, 2/3 इंटू पाई, इतना मीटर भागा, और वही उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कैलकुलेट कर लेना, दिस इज बेसिकली 2π/3, तो 2.09 ऐसा कुछ आ जाता है। तो 2π/3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लेना। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE एडवांस 2017 में। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M हैज अ सर्कुलर कट विद अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन। तो एक ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M है और उसमें इस तरह से सर्कुलर कट बनाया हुआ है, ठीक है। एंड दैट सर्कुलर कट, ये जो रास्ता है ये भी फ्रिक्शनलेस है, दिस रास्ता इज फ्रिक्शनलेस, जो सर्कुलर कट बनाया है, ओके। द ब्लॉक रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑफ अ फिक्स्ड टेबल। तो एक फिक्स्ड टेबल है मेरे पास में और उसकी जो सरफेस है, इसकी जो सरफेस है दैट इज ऑल्सो फ्रिक्शनलेस, ओके। तो इस तरह की कंडीशन हमें दी हुई है। इनिशियली द राइट एज ऑफ द ब्लॉक इज एट x इक्वल्स टू 0। तो राइट एज ऑफ द ब्लॉक, तो ये वाली जो लाइन हम लोग देख रहे हैं दिस इज बेसिकली x इक्वल्स टू 0 इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड ऑन द टेबल, ओके। अ पॉइंट मास m इज released from rest at the topmost point of the path as shown in the figure and it slides down। तो यहाँ से एक स्मॉल m को यहाँ से ऐसे रखा जाता है और ये इस तरह से स्लाइड डाउन करती है, ये जो स्मॉल m है, ठीक है। और ये कैसी है, ये भी फ्रिक्शनलेस, सारा फ्रिक्शनलेस है। When the mass loses contact with the block, मास ब्लॉक के साथ कॉन्टेक्ट लूज कब करेगी, देखो जब ये मास स्मॉल m कैपिटल M के रिलेटिव इस पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान से समझो, ये जो स्मॉल m है कैपिटल M के रिलेटिव इस पोजीशन पे आएगी, तब इसके साथ कॉन्टेक्ट लूज करेगी। ऐसा नहीं कि ये x इक्वल्स टू 0 पे आ गई तो कॉन्टेक्ट लूज करेगी, नहीं, x इक्वल्स टू 0 पे आने पे कॉन्टेक्ट लूज नहीं हो रही है। वो स्मॉल m कैपिटल M के रेस्पेक्ट में अगर इस पोजीशन पे आ गया तो कॉन्टेक्ट लूज करेगा, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये कॉन्टेक्ट लूज करने के लिए क्या है, when displacement of small m with respect to capital M, या मैं displacement बोल रहा हूं, पोजीशन नहीं, displacement of small m with respect to capital M is r, तो ये कॉन्टेक्ट लूज कर देगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल M भी मूव कर रहा है, ओके। तो यहां पर ये चीज है, ओके। तो when the mass loses contact with the block its position is x and velocity is v। तो जब ये लूज करता है, कॉन्टेक्ट लूज करता है, when the mass loses contact with the block its position is x and velocity is v, वो बेसिकली हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें पूछी गई है, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि मानते क्या, ये चीज़ यहाँ पर सही है, जब कॉन्टेक्ट लूज करेगा तो ये कंडीशन हमें मिलेगी। और ये x को मैं ये डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट पोजीशन, ओके। डिस्प्लेसमेंट कितना होना पड़ेगा, ये स्मॉल m कितना डिस्प्लेस हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये r डिस्प्लेस हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, ओके। सो इतना डिस्प्लेस हुआ, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M दैट इज इक्वल टू r, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M प्लस r,
ठीक है, ये चीज को समझो, एक्स एम और एक्स कैपिटल एम, दीज आर डिस्प्लेसमेंट नॉट पोजीशन। ओके, सो ये चीज यहां पर समझ में आ जाती है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इनिशियली पोजीशन में पूछ रहा हूं, अब अभी इसमें पोजीशन पूछ रहा हूं, स्मॉल एम की पोजीशन क्या है, माइनस आर। ठीक है, स्मॉल एम की पोजीशन इनिशियली माइनस आर है, और स्मॉल एम की पोजीशन माइनस आर है, उसमें मैं अगर ऐड कर दूं एक्स एम डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम, पोजीशन में मैं डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दूं तो वो मुझे फाइनल पोजीशन देगा, स्मॉल एम की फाइनल पोजीशन मुझे देगा, दैट इज एक्स, जो कि एक्स यहां पे दी हुई है। ठीक है, ये पोजीशन थी माइनस आर, उसकी इनिशियल पोजीशन, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 यहां पर है, और माइनस आर में मैंने उसकी डिस्प्लेसमेंट ऐड की, स्मॉल एम की डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू उसका पोजीशन। तो एक्स में बोल सकता हूं दैट इज इक्वल टू माइनस आर प्लस एक्सएम को यहां से डाल दो, एक्सएम को मैं डालू तो एक्स ऑफ कैपिटल एम प्लस आर, और यहां से हम लोग देख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू एक्स कैपिटल एम। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ स्मॉल एम, दिस इज बेसिकली पोजीशन ऑफ स्मॉल एम, मैं लिख देता हूं पोजीशन ऑफ स्मॉल एम दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये एक्सएम हमने क्या माना था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम, पोजीशन ऑफ स्मॉल एम दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम। तो अगर हम लोग ए और सी में देखो, ए और सी ऑप्शन को देखते हैं, द पोजीशन ऑफ पॉइंट मास एम इज दिस एंड द एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक कैपिटल एम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक कैपिटल एम की डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, सेंटर कैपिटल एम की डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है कि इतना, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए थे ए और सी। तो यहां से हमें साफ दिख रहा है कि ए और सी बराबर नहीं है, दैट मींस एक ऑप्शन इसमें से गलत है, क्योंकि दोनों चीज सेम है, पोजीशन ऑफ स्मॉल एम दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम। अब वो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है, ये जो ब्लॉक है इसका सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है। अच्छा, मैं इसको अगर यहां से हटा देता हूं, इसको सेंटर ऑफ मास अगर मैं बोलूं इस स्मॉल एम का और इस कैपिटल एम का सेंटर ऑफ मास कहाँ, कहीं इधर होगा, इस लाइन में लाई कर रहा होगा, मुझे नहीं पता, उसको जानने की जरूरत भी नहीं है, इस लाइन में कहीं लाई कर रहा होगा। ओके, और मैं इस सेंटर ऑफ मास को, अभी मैं इसको ओरिजिन भूल जाता हूं अभी फिलहाल के लिए, और इसको मैं बोलता हूं दिस इज माई एक्स इक्वल टू 0 वाला लाइन। ओके, एक्स इक्वल टू 0 वाला लाइन, और मैं बोलता हूं कि ये जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम इधर डिस्प्लेस किया, सपोज कैपिटल एम इधर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, एक्स एम हमने वो माना है, एक्स एम मान रखा है इसका, कैपिटल एम का डिस्प्लेसमेंट इधर एक्स एम माना है। ओके, और स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, स्मॉल एम जब यहां से यहां तक पहुंच जाता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हमने निकाली थी, वो हमने निकाली थी स्मॉल एम की डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम की डिस्प्लेसमेंट प्लस आर, ये हमने निकाला था। देखो ये चीज फिर से समझो, स्मॉल एम की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में वो आर डिस्प्लेस हो रहा है, कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में आर डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम में उसमें और एक एक्सएम ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्स, ये जो इस कैपिटल एम है वो खुद ही एक्सएम मूव कर रहा है। ठीक है, वो खुद ही एक्सएम मूव कर रहा है, और एक्सएम की वैल्यू मेरे पास में क्या है, एक्सएम की वैल्यू मेरे पास में एक्स है, एक्सएम इज बेसिकली एक्स, तो इसको मैं एक्सएम बोलूं या एक्स बोलूं बात बराबर है, और इसको भी मैं एक्स बोलूं या एक्सएम एक्स बोलूं बात बराबर है। हमने ये चीज यहां पर प्रूव किया। तो बेसिकली एक्सएम स्मॉल मास एम इस डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्स प्लस आर, और कैपिटल एम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कैपिटल एम इस डायरेक्शन में एक्स मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मेरी सेंटर ऑफ मास इनिशियली एक्स इक्वल टू 0 लाइन मेरी ये थी, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 लाइन, और यहां पर सेंटर ऑफ मास मेरी थी, तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली अगर जीरो पे था, उसका एक्स पोजीशन सेंटर ऑफ मास का 0 था, तो फाइनल भी एक्स पोजीशन 0 पे ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैपिटल एम मास एक्स डिस्प्लेस हुआ प्लस स्मॉल एम मास एक्स प्लस आर डिस्प्लेस हुआ, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है,
अगर इनिशियली ये एक्स डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास अगर मूव नहीं हुआ है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं हुआ है क्योंकि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम लोग ये कंडीशन लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम इंटू आर, और एक्स की वैल्यू बेसिकली मेरे पास में आ गई माइनस एम आर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। तो ये मेरे पास में एक्स की वैल्यू आ गई, और यहां से हम लोग देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, तो ए ऑप्शन हमारे पास में इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। वेलोसिटी पे हमें कमेंट करना है, तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम। तो ठीक है, ये हम लोग करते रहते हैं, तो सबसे पहले ये चीज हम लोग यहां से रब कर लेते हैं। तो वेलोसिटी पे हम लोग कमेंट करेंगे। ओके, तो वेलोसिटी पे कमेंट करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में अगर मैं मोमेंटम कंजर्व कर दूं, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में मैं मोमेंटम भी कंजर्व कर सकता हूं। तो फाइनली जब बॉल कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में यहां पे आ जाती है, उस समय इसकी जो वेलोसिटी है, सपोज ये है v1 और कैपिटल एम की वेलोसिटी है v2, ठीक है, इतनी वेलोसिटी है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इनिशियली इसकी मोमेंटम 0 थी एक्स डायरेक्शन में, तो फाइनली मोमेंटम कितनी हो जाएगी, m इंटू वी1 प्लस कैपिटल m इंटू वी2। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि v1 और v2 में हमें एक रिलेशन मिल जाता है। तो v1 स्मॉल m मास की वेलोसिटी है ना, तो v1 दैट इज इक्वल टू v2 लिख दो। यहां से v2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, v2 दैट इज इक्वल टू माइनस m बाई कैपिटल m इंटू वी1। ये हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने ये रिलेशन निकाला v2 के लिए। अच्छा, इसके अलावा हम लोग इसमें एनर्जी कंजर्वेशन अगर अप्लाई करें, तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं इनिशियली इसके पास जो स्मॉल एम के पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट इज एम जी इंटू आर हाइट पे था, तो एम जी आर। फाइनली ये जो एम जी आर है वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, किसके स्मॉल एम और कैपिटल एम में। तो हाफ इंटू एम स्मॉल एम इंटू वी1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू कैपिटल एम के पास v2 वेलोसिटी v2 स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट हो गई। अच्छा, दिस इज बेसिकली एम जी आर, हमें v1 निकालना है, सपोज स्मॉल एम मास का वेलोसिटी निकालना है, तो इसमें हमें v1 निकालना है। तो इसको हम लोग हाफ एम v1 स्क्वायर रहने देते हैं, और v2 को हम लोग बोलते हैं हाफ एम v2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज, देखो यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें से लिख दूंगा मैं m स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल m स्क्वायर इंटू ये v1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक स्मॉल एम यहाँ से कट जाएगा, जी आर की वैल्यू आएगी v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस एक m से ये कट गया, कैंसिल हो गया, v1 स्क्वायर m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल m। यहाँ से मैं लिख देता हूँ स्मॉल m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल m, और ये 2। तो ये जो 2 है, ये इधर 2 के साथ इसके साथ चले जाएगा, और हम लोग इसमें से v1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये बेसिकली हो जाएगा कितना, 2gr और 2gr डिवाइडेड बाई ये हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल m दैट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर लेंगे तो एक अंडर रूट यहाँ पे ले आएंगे, तो हमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता हुआ दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास में देखो करेक्ट आ जाता है, दिस स्मॉल m की जो वेलोसिटी है दैट इज v1। ठीक है, अब ब्लॉक 2 की जो वेलोसिटी है दैट इज v2 हमने मान रखा है, दिस इज v2। तो v2 की वैल्यू इतनी आ रही है क्या, देखो v2 की वैल्यू के लिए हम लोग सिंपली इसको यहाँ पर पुट करेंगे, v1 की ये जो वैल्यू है ना, v1 की वैल्यू, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हमें आती हुई नहीं नजर आती है। डी ऑप्शन हमें करेक्ट नहीं दिखता है, इसमें ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस m बाई कैपिटल M करना है v2 निकालने के लिए, ठीक है, सिंपल। लेकिन ये इसको मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है, तो हम लोग देख सकते हैं डी इज इनकरेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी एंड सी। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जेईई एडवांस 2017 में। इसमें क्या बोला गया है, कंसिडर रेगुलर पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड एन इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 whatever it is as shown in the figure. The center of the mass of all the polygon is at height h from the ground. तो सेंटर ऑफ मास की जो देख सकते हैं यहाँ, इस ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल की जो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है, ये इसकी सेंटर ऑफ मास होगी, उसकी जो हाइट है दैट इज h। उसी तरह से एक स्क्वायर को अगर हम लोग कंसिडर करें,
स्क्वायर टाइप से जो भी है स्क्वायर पॉलीगन है, इसमें जो हाइट है दैट इज सेंटर ऑफ मास की हाइट फ्रॉम ये जो बेस है उससे हाइट h है, और उसी तरह से ये पेंटागन का एक हमें दिया हुआ है, इसकी भी जो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है दैट इज h, सब इस तरह से रखे हुए हैं। ओके, दे रोल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस अबाउट द लीडिंग वर्टेक्स विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, लीडिंग वर्टेक्स, तो यहाँ पे लीडिंग वर्टेक्स ये है, यहाँ पे लीडिंग वर्टेक्स ये है, एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसके अबाउट ये इसके अबाउट रोल करता है, ठीक है, और ये इसके अबाउट रोल करता है, ये इसके अबाउट रोल करता है। इसका कहने का मतलब है विदाउट स्लिपिंग, रोल करता है विदाउट स्लिपिंग, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, दैट मीन्स हम लोग मान सकते हैं कि ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज स्टेशनरी, और इसके अबाउट पूरी की पूरी जो बॉडी है वो इस तरह से रोटेट कर रही है। ये स्टेशनरी पॉइंट है जो हमने हिंज कर दिया है, इसको ऐसा समझ सकते हो दिस इज वर्चुअल हिंज, और इसके अबाउट पूरी की पूरी बॉडी रोटेट कर रही है क्योंकि बोला हुआ है रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फ्रिक्शन है इसमें, ताकि ये कि पूरी की पूरी बॉडी इसके अबाउट रोल कर रही है, पूरी की पूरी बॉडी इसके अबाउट रोटेट कर रही है, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। ओके, यहां पर बोला गया फिर द मैक्सिमम इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फॉर पॉलीगन इज डेल्टा। तो इसका मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास कब होगा? तो देखो, अगर हम लोग सिंपल अगर ट्रायंगल का केस अगर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ट्रायंगल के केस में देखो ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक है, और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये ट्रायंगल ऐसा हो जाए, इस तरह से हो जाए, ट्रायंगल अगर इस तरह से हो जाए तो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ से देखो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा और ये सेंटर ऑफ मास की हाइट हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तो पहले अगर मान लो मैं ए बी सी, मेरा ट्रायंगल ऐसा था, ठीक है, तो अब मेरा ट्रायंगल कैसा घूम के कैसा हो गया, सी पॉइंट जो है वो सी पॉइंट यहां पहुंच गया और बी पॉइंट यहां पर पहुंच गया। तो यहां से जो ध्यान देने वाली बात है कि जो सेंटर ऑफ मास है और ये जो लीडिंग वर्टेक्स है, अगर ये दोनों वर्टिकल हो जाए, जो सेंटर ऑफ मास है सपोज ओ इसका सेंटर ऑफ मास है, पहले यहां पे था, पहले यहां पे था, अब ये ओ यहां पे पहुंच गया है, ठीक है, घूमने के बाद ओ यहां पे पहुंच गया, सेंटर ऑफ मास यहां पे पहुंच गया है। तो लीडिंग वर्टेक्स और सेंटर ऑफ मास अगर एक लाइन पे हो जाए तो मुझे मैक्सिमम डेल्टा मिलेगा, मैक्सिमम इन दोनों के बीच का डिफरेंस मिलेगा, ओ डैश मैं इसको बोल देता, ओ ही बोलो, छोड़ो ओ ही बोलो। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो इन दोनों के बीच का जो हाइट डिफरेंस है वो मुझे मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को मुझे सबसे मैक्सिमम कितने हाइट पे मैं रख सकता हूं, सेंटर ऑफ मास को मैं तब मैक्सिमम तभी रख सकता हूं जब ये देखो ट्रायंगल के केस में इस तरह से वर्टिकल हो जाए, ये जो सेंटर ऑफ मास जो है ओ और ए जिसके अबाउट घूम रहा है, ठीक है, ये दोनों लाइन को अगर ज्वाइन करता हूं और वो लाइन अगर वर्टिकल हो जाए तो मुझे मैक्सिमम डेल्टा मिलेगा इन दोनों पॉइंट के बीच में। इन दोनों पॉइंट के बीच में डेल्टा कितना है, ये दिस इज द हाइट डिफरेंस, ये हाइट डिफरेंस आ रहा है ना, दिस इज द डेल्टा, दिस इज द डेल्टा दैट इज कमिंग, दिस इज द डेल्टा, हाइट में डिफरेंस, दोनों का हाइट का डिफरेंस, ठीक है। तो सेम सारे केस के लिए भी अप्लाई होता है। अगर हम लोग इसमें भी देखें फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर वाले टाइप में से देखें, तो अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अभी इसको हमने जब इस तरह से रोटेट कर दिया तो इसके अबाउट घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, ए पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, ये पूरी की पूरी जो पॉलीगन है वो ए पॉइंट के अबाउट घूम रही है, तो इसका जो फाइनल सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया। तो इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम ये जो हाइट मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी ओ, ठीक है। तो ये कंडीशन तभी आएगा जब जो जिस एज के अबाउट वो घूम रहा है पॉलीगन और जो सेंटर ऑफ मास है वो एक लाइन में है और वो लाइन वर्टिकल हो जाए। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग एक जनरल यहाँ पे हम लोग कोई भी स्पेशल केस नहीं लेके एक जनरल केस लेते हैं जिसमें हमारे पास में इस तरह की एक पॉलीगन है, ठीक है, हमें नहीं पता कि कितनी इसमें इसकी कितनी साइड की पॉलीगन है, ठीक है, एन साइड की पॉलीगन है, एन साइड की अगर पॉलीगन है और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे था, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे था, दिस वाज द सेंटर ऑफ मास, इनिशियल सेंटर ऑफ मास सपोज, एंड दिस इज ए एंड बी, और मैं ऐसा करता हूं कि यहां से मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला और इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं सपोज, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन मैंने चूज किया हुआ है। तो अगर मैं पूछूं कि अगर ये एन साइड का पॉलीगन है तो ये एंगल कितना होगा, दिस कंप्लीट एंगल विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, कंप्लीट एंगल तो 2 पाई बाई एन होता है। तो अगर मैं पूछूं कि ये एंगल कितना है, तो दिस एंगल, ये जो छोटा वाला एंगल है, अगर मैं बोलूं दिस एंगल इज बेसिकली, अगर ये टोटल 2 पाई बाई एन है तो ये
पाई बाई एन होगा। तो यहां तक ये बात समझ में आनी चाहिए, दिस लेंथ इज पाई बाई एन। ओके, अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए कि सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम हाइट पे रहे। तो सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने क्या बताया, जो ए ओ है, ए पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है, ए पॉइंट के अबाउट, ए को वर्चुअल हिंज मानते हुए मैं बोल रहा हूं कि ए पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है, तो ए ओ पॉइंट वर्टिकल हो जाए। ए ओ पॉइंट को मैं वर्टिकल बना दूं, तो मैं यहां पे बना देता हूं, ए ओ पॉइंट को मैंने वर्टिकल इस तरह से बना दिया। दिस इज माई पॉइंट ए एंड दिस इज माई पॉइंट, दिस इज माई पॉइंट ओ। ए ओ पॉइंट मेरा वर्टिकल हुआ, ये इस तरह से घूमा और ए ओ पॉइंट मेरा घूम के वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल होने पे मैं ए बी सी पॉइंट बनाता हूं। सपोज ये पॉइंट है मेरा, ठीक है, दिस इज माई पॉइंट सी। ओके, सो दिस इज माई पॉइंट बी, दिस इज माई पॉइंट बी एंड यहां से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने यहां से सी बना रखा था। ठीक है, तो मैं इसको भी इस तरह से, चलो ठीक है, इतना ही ज्वाइन करते हैं। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि ओ ए यहाँ पे वर्टिकल हो गया, वर्टिकल हो गया। और ओसी की जो लेंथ थी इनिशियली ये जो लेंथ थी वो कितनी थी, इनिशियली ओसी जो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट थी, ओसी सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी थी इनिशियली, ओसी, पक्का, ये जो हाइट थी दिस वाज ओसी एंड दिस लेंथ वाज इनिशियली हमें गिवन था, दैट इज स्मॉल एच, ये गिवन थी। तो ये तो स्मॉल एच अभी भी रहेगी, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब ओ ए की जो हाइट है वो अभी ओ ए की हाइट यहाँ इस तरह से वर्टिकल हो गई और सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होगी दैट इज ओ ए। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हाइट का जो डिफरेंस आया, ठीक है, मैं इंक्रीज इन हाइट कितना आया, इंक्रीज इन हाइट वाज ओ ए, अभी का जो हाइट है दैट इज ओ ए माइनस पहले जो हाइट थी दैट इज एच, ओ ए माइनस एच, दिस इज द इंक्रीज इन हाइट दैट इज डेल्टा। और ये डेल्टा मैक्सिमम का केस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, ओ ए को मैंने वर्टिकल कर दिया है। तो मैं बोलूंगा कि ये एंगल हमने ऑलरेडी निकाल के रखा, दिस वाज पाई बाई एन ना, दिस एंगल वाज पाई बाई एन। तो एच का कौन सा कॉम्पोनेंट ओ ए है, ओ ए हम लोग बोल सकते हैं कि एच अपॉन कॉस ऑफ पाई बाई एन, ठीक है, ऐसा लिख लो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आता है। कॉस ऑफ पाई बाई एन हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस ऑफ पाई बाई एन हम लोग लिखेंगे एच अपॉन ओ ए। तो ओ हम लोग यहाँ पर ओ ए को क्या लिखेंगे, ओ एज एच अपॉन कॉस ऑफ पाई बाई एन, ठीक है, इतनी छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, माइनस एच, दिस इज माई डेल्टा मैक्सिमम, डेल्टा मैक्सिमम बोल सकता हूँ, डेल्टा मैक्स। सो हम लोग देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट एच को कॉमन निकाल दिया, 1 अपॉन कॉस ऑफ पाई बाई एन माइनस 1। तो ये ऑप्शन बी हमारा मैच होता हुआ दिखता है यहाँ से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2014 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ठीक है, एक टेनिस बॉल को इस तरह से ड्रॉप किया जाता है एक स्मूथ सरफेस में, इट बाउंसेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर हिटिंग द सरफेस। तो यहाँ से इस तरह से गिरता है, यहाँ से ये इस तरह से यहाँ से टपकता है और टपकने के बाद ये वापस से बाउंस होके वापस इस पोजीशन पे जाता है। ओके, द फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कॉलिजन इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द बॉल। जब ये जो बॉल यहाँ से कोलाइड हो रही है, जब ये जो बॉल है यहाँ से इस जगह पे कोलाइड हो रही है, तो ये जैसे जैसे कंप्रेस होती जाती है, जैसे जैसे ये एक कैसा होता है जब कोलिजन होता है, तो ये इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, बॉल धीरे धीरे कंप्रेस होगी। शुरू में ऐसा थी, इस तरह की कंडीशन है, बॉल इतनी कंप्रेस हो गई, इतनी लेंथ इसकी कंप्रेस हो गई। फिर ऐसा होगा कि ये बॉल की कुछ इतनी बहुत सारी लेंथ कंप्रेस हो गई, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कंप्रेस होता जाता है, जैसे जैसे बॉल कंप्रेस होती जा रही है, वो बॉल पे उसी के कंपैरिजन में एक फोर्स लग रहा है, और वो जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कितना एक्स कंप्रेस हुआ। या जैसे एक्स यहाँ पर 0 था, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू समथिंग कुछ भी हो जाएगा, x1 हो गया, या एक्स इक्वल्स टू x2। तो जब दैट फोर्स जो इसमें फोर्स लग रही है, जो कंप्रेस होने की वजह से बॉल में एक फोर्स लग रही है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू x। तो बेसिकली यहाँ से यही बोलना चाह रहा है कि जैसे जैसे बॉल कंप्रेस हो रही है, जैसे जैसे उसकी लेंथ चेंज होती जा रही है, तो उसकी जो वो उस बॉल की जो फोर्स लग रहा है रिवर्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी में वो स्टोर कर रहा है। तो इस तरह का केसेस हमने बहुत सारे देखे हैं। जब इलास्टिक कॉलिजन होता है तो दो कॉलिजन बॉडीज के बीच में इस तरह से दोनों को डिफॉर्म करते हैं, तो डिफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली डिफॉर्मेशन के टाइम पे वो जो भी उनकी एनर्जी रहती है वो उनके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये सारी चीज हम लोग कॉलिजन में पढ़ रखे होते हैं। तो इस तरह का कंडीशन दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विद टाइम।
तो काइनेटिक एनर्जी और टाइम का बेसिकली हमें वेरिएशन बताना है। तो देखो अगर ये जो बॉल है, ये जो बॉल है ये स्टार्ट हुई, यहाँ से गिरनी स्टार्ट हुई, तो जब इसको ड्रॉप किया गया था तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास भी जीरो थी। ठीक है, जब ड्रॉप किया जा रहा था तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास में जीरो थी, और जब ये इस पोजीशन पे पहुंची, जब ये सरफेस पे पहुंची, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। और वो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो किसी भी टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी है, इस बॉल की जो टेनिस बॉल की वेलोसिटी वो फ्री फॉल हो रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है किसी भी टाइम v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से v इक्वल्स टू जी टी हम लोग बोल सकते हैं u0 है। v इक्वल्स टू जी टी है तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, दैट इज जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, सम कांस्टेंट दैट इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से एक हमें दिख रहा है कि ये जो रिलेशन है दिस इज अ पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला का रिलेशन है। तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला कौन कौन सा? ये ऑप्शन सही हो सकता है या ये ऑप्शन सही हो सकता है। ये तो स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, स्ट्रेट लाइन तो ऐसा होगा नहीं, और ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला नहीं है, मतलब ए भी इनकरेक्ट है। या तो बी हमारे पास करेक्ट है या सी करेक्ट है। अब यहाँ पे जो ये बोला है, ये देखो क्या होगा कि जब ये इस पोजीशन पे पहुंच गया, जो नीचे के इस पोजीशन पे पहुंच गया, अब वो धीरे धीरे कंप्रेस होगा, और जैसे जैसे कंप्रेस होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। जो कंप्रेस होने की डिफॉर्मेशन जो हो रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसमें वो पोटेंशियल एनर्जी में उसकी कन्वर्ट होने लगेगी। फिर वापस से वो खुलेगा, कंप्रेस हो गया था एक बार, पूरी तरह से कंप्रेस हो गया, फिर वापस से वो खुलने लगेगा, खुलने गया तो वापस से उसकी काइनेटिक एनर्जी में ये कन्वर्ट होगी, और फिर पूरी की पूरी वो जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद ये बॉल अब ऊपर मूव करेगा, और जैसे जैसे वो मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी वापस से कम होती होती यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वापस से जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ से जो डिफॉर्मेशन में इसकी कोई भी एनर्जी को कांस्टेंट इसने रखा है यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो डिफॉर्मेशन में जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह का कांस्टेंट हमें ग्राफ नहीं मिलेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि बी यहाँ पे हमें करेक्ट डिपिक्ट कर रही है इस सिचुएशन को, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अ बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L1 इज गिवन अ मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ फुल सर्कल इन द वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन में कंप्लीट सर्कल मोशन परफॉर्म करना है। अगर इस तरह का मेरे पास में कंडीशन है, सपोज एक स्ट्रिंग है और एक मेरे पास में इस तरह से बॉब है, इसको अगर कंप्लीट वर्टिकल मोशन परफॉर्म करना है, कंप्लीट करना है, इस तरह से कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो देखो कंप्लीट अगर सर्कल इस तरह से कंप्लीट करना है, सपोज इसकी लेंथ इज L, इसकी लेंथ इज L और इसकी मास इज m सपोज। ओके, सो अगर इसको कंप्लीट सर्कुलर मोशन इस तरह से कंप्लीट करना है, तो अगर हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पे बात करें तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसमें देखो जो डाउनवर्ड फोर्स है इसमें दैट इज mg, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कंडीशन डाल रहा हूं, तो mg डाउनवर्ड फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीपिटल फोर्स। mv स्क्वायर अपॉन r कितना है? L इज द लेंथ, तो mv स्क्वायर अपॉन r, ये नीचे की तरफ इतना फोर्स लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू mg। ठीक है, mg इसको नेट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और नहीं करेगा तो स्ट्रिंग टाउट नहीं रहेगी, वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा वर्टिकल मोशन। तो ये कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि माई वी स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज GL एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये कंडीशन पहली कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो ये तो हम लोग पढ़ रखे होते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। अच्छा, अब अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं लोएस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे हमें कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी? सपोज हमें v डैश देनी पड़ेगी, तो v डैश देनी पड़ेगी, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ m v डैश स्क्वायर होनी पड़ेगी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग जीरो रेफरेंस वहां पे लें, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग लिखें तो हाफ m v स्क्वायर दैट इज हाफ m GL, इतना लिखेंगे, प्लस टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी दैट इज mg इंटू 2L हाइट ये गया ना, यहाँ से यहाँ तक एक L हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक एक L, तो टोटल हाइट जो ये बॉब ट्रेवल किया दैट इज 2L हाइट। तो ये कंडीशन आएगी। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो मेरे पास में जो v डैश की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू √5GL, ये कंडीशन आती है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, v डैश की जो वैल्यू आ गई दैट इज √5GL। तो √5GL इतनी मिनिमम वेलोसिटी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि ये कंप्लीट सर्कल मोशन कर परफॉर्म करे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग वापस। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है,
अ बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L1, एक बॉब है जिसका मास m है, इसको सस्पेंड किया गया है L1 लेंथ की स्ट्रिंग से, इस तरह से सस्पेंड किया गया है, ठीक है। इज गिवन अ मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फुल सर्कल इन द वर्टिकल प्लेन। तो फुल सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसको कितनी वेलोसिटी मिली होगी, इसको मिली होगी √5gL1, ठीक है। और फुल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके ये ऊपर की तरफ इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और ऊपर यहाँ पर पहुँचता है, और ऊपर जब पहुँचता है तो इसकी जो स्पीड होती है, देखो यहाँ से इसकी जो स्पीड होगी दैट इज v = √gL1, इतनी स्पीड होगी, इतनी वेलोसिटी बोलो, इतनी स्पीड, इतनी स्पीड होगी जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये पहुंच गया तब। एट द हाईएस्ट पॉइंट, इस हाईएस्ट पॉइंट पे इट कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L2 विच इज इनिशियली एट रेस्ट। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि एक दूसरे बॉब से ये इस तरह से टकराता है इलास्टिकली, इस तरह से इलास्टिकली ये दूसरे बॉब से टकराता है जिसकी, एक सेकेंड, जिसकी लेंथ इज L2, जिसकी लेंथ इज L2। अभी इसकी जो लेंथ है दूसरी बॉब से जिससे टकराता है दैट इज L2, और वो इलास्टिकली टकराता है और दोनों की जो मास है वो सेम है, दोनों की मास सेम है। दैट मीन्स क्या होगा, इसके पास जो वेलोसिटी थी ये पूरी की पूरी वेलोसिटी इसको इम्पार्ट कर देगा, जो दूसरा बॉब है उसको इम्पार्ट कर देगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है, इलास्टिक कॉलिजन है। तो जितनी इसकी वेलोसिटी थी √gL1 वो इसको इम्पार्ट करेगा, इसके पास अब √gL1 वेलोसिटी आ चुकी है, ठीक है, which is initially at rest. Both the strings are massless and inextensible. If the second bob after collision acquires the minimum required speed to complete the vertical circular motion. अब बोल रहा है कि सेकेंड बॉब भी कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने उतनी उसके पास में स्पीड आ जाती है। तो सेकेंड बॉब को कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होनी चाहिए, √5gL होनी चाहिए। तो √5g उसकी लेंथ कितनी है, L2 लेंथ है, तो इतनी उसके पास स्पीड है, और वो कितने के बराबर है, √gL1, इतने के बराबर हमने निकाली है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 5gL2 दैट इज इक्वल टू gL1। तो हमें L1/L2 की रेशियो पूछी गई थी, L1/L2 दैट इज इक्वल टू 5g/g दैट इज 5। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।